मेरे दादाजी गांव के सरदार थे। गांव में जिस किसी की भी शादी होती तो उनके घर वाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन हमारी हवेली भेज देते। सुबह दादाजी उनको एक गिफ्ट देते और वह गिफ्ट दुल्हन किसी को ना दिखाती और कुछ दिन बाद ही लड़की उम्मीद से हो जाती। गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते। हैरान की बात यह थी कि दादाजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन गांव से एक दुल्हन आई। उसको अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर दादाजी के कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो सभी लाइट्स बंद करती और फिर अचानक से दादाजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी चीखें निकल गई। दादाजी ने मेरे साथ कुछ किस्से दिल दहला देने वाली होते हैं और इन तकलीफ़ से गुजर रहे लम्हों को बयां करने के लिए हमेशा शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ भी पेश आया। गांव में मेरा दादाजी की बहुत इज्जत थी। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे, उन्हें बड़ा मानते थे क्योंकि दादाजी बहुत से लोगों की मदद भी कर देते थे। हमारे गांव में एक अजीब रिवाज थी। जब भी किसी लड़की की शादी होती तो वह हमारी हवेली में पहली रात ही दुल्हन बनकर आ जाती और पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारती। सुबह एक तोहफ़ा दादाजी से उसे देते और वह तोहफ़ा लेकर चली जाती। उसके ठीक कुछ दिन बाद ही वह गर्भवती हो जाती। मुझे यह बात हमेशा ही अजीब सी लगती। भला यह क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दुल्हा के पास जाने के बजाय पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारे। मैं जब से 12 साल की हुई थी यही देखती आ रही थी। पहले पहले तो मुझे इन बातों की समझ नहीं थी। अब तो मेरी उम्र भी 25 साल तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार माँ से बात जानने की कोशिश भी की, लेकिन वह भी कुछ नहीं बताती थी। कहती तुम चुप रहो और खबरदार आइंदा यह बात पूछी भी तो इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी। रेखा और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। अपनी शादी पर रेखा बहुत दुखी और घबराई हुई थी। अपनी मेहंदी के दिन उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, दूल्हे के बारे में सोचकर घबरा रही हो। मेरी बात पर वह फीकी सी मुस्कुराहट लिए मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, तुम्हारे दादाजी का सोचकर डर रही हूँ। सच बता नीलू, तेरे दादाजी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में रात भर क्यों रखते हैं? मुझे तो अपने होने वाली पति और गांव के बाकी लोगों की अज्ञानता पर हैरत है। शादी किसी से और विदाई किसी और के कमरे में। रेखा की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ। मैं उसकी बात पर सोचने लगी थी कि वह ठीक ही तो कह रही है। अगले दिन दुल्हन बनकर भी रेखा के चेहरे पर रौनक नहीं था। आंखें खुशी की चमक के बजाय उदास थी। रिवाज के मुताबिक वह भी विदा होकर दादा के कमरे में बैठ गई। ना जाने क्यों, लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर लड़कियां दादाजी के कमरे में जाती क्यों है। जब सब सपने कमरे में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और दादाजी का कमरा नीचे के पोर्शन में। रात के अंधेरे में मैं चीज़ों को टटोल कर अंदाज़ा लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। दादाजी के कमरे की लाइट जल रही थी। इसका मतलब वो जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, दादा के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद ही रहती थी। ये कोशिश मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी थी,
लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह ही देखना पड़ता था। रेखा मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े थे। जब उसका रिश्ता तय हुआ उस वक्त मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। मेरी माँ और बाबा भी इस रिश्ते पर रजामंद थे, लेकिन मेरे दादाजी ने साफ इनकार कर दिया कि नीलू का रिश्ता अभी नहीं करना। मुझे यह सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी। हैरत इस बात की कि लड़के और उसके घर वाले हर लिहाज से हमारे लायक थे, तो सिर्फ इनकार क्यों किया। और अफसोस इस बात पर कि मेरी सारी ही सहेलियों के रिश्ते तय हो चुके थे। मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के ना होने का बहुत दुख था, क्योंकि इसमें कोई ऐब नहीं था। लेकिन दादा ने जाने क्यों साफ मना कर रहे थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर दादा लड़कियों से क्या बातें करते हैं और लोग इतने कम अक्ल कैसे हो सकते हैं जो सजी सजाई दुल्हन उनके कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को भी एतराज़ नहीं होता। भला ये क्या अंधेर नगरी है। मुझे सरगोशियाँ सी सुनाई दे रही थी, साफ शब्दों की समझ नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं समझ पाऊँ कि वह क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे की दर्ज से देखा कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है। तो सामने की दीवार के सफ़ेद रोगन के अलावा कुछ भी ना दिखा। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली। आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार यह ख्याल आता रहा कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी तरह एक दुल्हन को दादा के कमरे में जाते हुए देख रही थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, आप भी शादी के बाद दादा के कमरे में गई थी? माँ ने कहा, चुप बेशर्म, मैं तो बहू हूँ। बिल्कुल बेटियों जैसी माँ ने मुझे डांट दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मुझे उत्सुकता हुई कि पूछूं, दादा क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में ले जाते हैं। मैंने फिर माँ से कहा, तो दादा अंदर करते क्या हैं? मेरी बात पर एक थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा। माँ ने कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की। मैं रोने लगी कि ये क्या बात हुई। दादा की उम्र है ऐसी हरकतें करने की जो वह कर रहे हैं। बहरहाल मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह ही नीचे उतर गई। मेरी दोस्त कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक तोहफे का डब्बा था। मैं फ़ौरन से रेखा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वह अभी फंसी कपड़े पहने हुए थी, लेकिन चुप सी थी। मैंने उसे कहा कि रेखा, दादा के कमरे में क्या था? दादा कमरे क्या करते हैं? मेरी बात पर वह खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मुझे मेरा पति लेने आ चुका है, मुझे जाना है। मेरा हाथ छोड़ो। वह मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर तेज़ी से मेरे कमरे से निकल गई। मुझे बड़ी हैरत हुई। ये तो मेरी दोस्त थी, वही दोस्त जो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। हर बात रेखा मुझसे ज़रूर करती थी और जिस राज को मैं जानने के लिए इतने सालों से बेचैन थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझ पर यह राज खुल जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई। मुझे रेखा पर गुस्सा भी आने लगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसे बताना चाहिए। मुझे अपने दादा इस एक वजह से कभी अच्छे नहीं लगते थे, हालांकि उनका व्यवहार मुझसे बहुत मोहब्बत वाला था। चाचा की कोई औलाद नहीं थी,
और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ मुझे बताती कि दादी की मौत उस वक्त हुई थी जब मेरे बाबा और चाचा छोटे थे, लेकिन दादा ने दूसरी शादी नहीं करवाई। माँ तो इस बात को ऐसे कह रही थी जैसे दादा ने दादी के नाम सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर हैरत हुई। मैंने दिल में सोचा अच्छा होता जो दूसरी शादी कर ही लेते। दूसरी दादी कम से कम उन्हें यह सब जुल्म तो ना करने देती। वह हर नई दुल्हन के साथ ये करते। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि रेखा से सच उगलवा कर ही रहूँगी। कुछ दिनों बाद मैं रेखा के ससुराल पहुँच गई। उस वक्त वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर गले मिली। अपने ससुराल में मेरा परिचय करवाने लगी। उसका पति भी मुझसे अच्छी तरह मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन एक रात के लिए दादा के पास भेजने से कोई एतराज़ या नाराज़गी होगी। मैंने रेखा से कहा, हम अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं। वह यह सुनकर कुछ बदल सी गई, लेकिन मैं खुद ही उसे उसके कमरे का पूछने लगी। वह मुझे अपने कमरे में ले गई। जब मैंने दोबारा रेखा से वही सवाल पूछा, वो गुस्से से उखड़ गई। कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हो? जाकर अपने दादाजी से पूछ लो। मैंने कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सबको बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बहुत चिल्ला कर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, समझी? अब निकलो मेरे घर से बाहर। और तुम्हें ज़्यादा ही जानने का शौक़ है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाना, सच पता चल जाएगा तुम्हें। वो बहुत गुस्से में थी। मैं घर वापस लौट आई। पहले तो मुझे रेखा के घर जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मैं रेखा के लिए दिल ही हमदर्दी महसूस करते हुए गई, लेकिन उसने मेरा ज़रा भी लिहाज नहीं किया। क्या क्या मुझे नहीं सुनाया। कुछ दिन तो मुझे रेखा पर बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या कर्ज है कि मैं एक बार खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ आ जाऊं। आखिर पता तो चले कि वह करते क्या हैं। यह सोच आते ही दूसरे ही लम्हे में झुलझुली सी लेकर रह गई। हाय राम, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मैंने खुद ही अपनी सोच बदल दी और उसके बाद मैंने इस बात पर सोचना भी बंद कर दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। वह रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लेकिन दादाजी का वही इनकार अपनी जगह कायम था। अब तो मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि बहुत हो चुका। आप लोग क्यों दादाजी की हर बात चुपचाप मान लेते हैं? क्या मुझे यूं ही घर बैठा कर रखोगे? मेरी उम्र की मेरी सारी सहेलियां अपने घरों की हो चुकी है और मैं अभी तक मायके की दहलीज पर बैठी हूँ। दादा की वजह से मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, बेशर्म, गैरत बेच खाई है तूने, जो खुद अपने मुंह से शादी के लिए कह रही है। यही अपनी ज़बान को दबा ले। अगर यह बात किसी मर्द ने सुन ली तो गजब हो जाएगा कि लड़की होकर खुद ही शादी की ख्वाहिश कर रही है। माँ ने मुझे दबे दबे शब्दों में गुस्सा दिखाते हुए कहा, ताकि उनकी आवाज़ कमरे से बाहर ना चली जाए। लेकिन माँ की बात सुनकर मेरे तो बदन में आग सी लग गई। हाँ, अच्छे उसूल हैं आप लोगों के। मेरी उम्र गुजरी जा रही है, लेकिन किसी को मेरी शादी की फ़िक्र ही नहीं है। और अगर मैं अपने मुंह से बात कहूँ तो गैरत आड़े आ जाती है। और वो दादा जो खुलेआम नई नवेली दुल्हन बनी लड़की के साथ रंगरेलियाँ बनाते हैं, उस पर किसी की गैरत जोश नहीं मारती। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा।
कहने लगी, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आइंदा अगर अपने दादाजी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी माँ की शक्ल देखती रह गई। अब तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी कि आखिर ऐसा भी क्या अच्छा काम करते हैं वह नई नवेली दुल्हन के साथ एक कमरे में रहते हुए, वो भी अकेले में, जो सबके दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि कोई भी उनके चरित्र पर शक नहीं करता और ना ही पति और पत्नी से इस रात की बात पूछता कि मेरी नज़रों के सामने किसी गैर मर्द के साथ रात गुजार कर क्यों आई हो। कैसी अंधेर नगरी है, क्या घटिया अनपढ़ता का रिवाज है जो यह बेवकूफ़ इंसान उन्हें अच्छा समझकर अपनी इज्जत को रात भर के लिए उनके कमरे में भेज देते हैं। मुझे सब गांव वालों पर गुस्सा आने लगा था। इतनी आम सी बात भी उन्हें समझ नहीं आती कि जहाँ मर्द और औरत तन्हा हो वहाँ तीसरा हैवान होता है। यह कैसे मुमकिन है कि एक जवान लड़की जो दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी हो और एक मर्द चाहे वो उम्र में किसी भी हिस्से में हो, उस दुल्हन को पूरी रात छुए भी ना। मेरी अक्ल दंग थी। उस हालत पर अब मुझे किसी नई शादी का इंतज़ार रहने लगा। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन के बजाय दादा के कमरे में जाऊंगी। 2 महीने बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया। दादा इस बार पहले से ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पर मेहंदी भी लगाई। शादी पर नया जोड़ा पहना, परफ्यूम की खुशबू भी पहले से ज़्यादा लगाई। यह सब देख कर मेरा दिल कुड़ के रह गया था। लेकिन जब मैंने दुल्हन को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वह 16 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी, इतनी हसीन कि मैं देख कर दंग रह गई। वह लड़की पूरी तरह घबराई हुई और डरी हुई थी। पहले उसे हमारे बड़े से लॉन में बैठाया गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मैंने स्विच ऑफ कर दिया। तैयार तो मैं इस बार बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा छा गया मैंने लॉन में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने जल्दी से उसका दुपट्टा उतारा और ख़ुद पर ओढ़ लिया। अपना दुपट्टा उसे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने दुपट्टे से अपना घूंघट निकाला और नीचे जाकर दुल्हन की जगह पर मैं बैठ गई। उसके कुछ देर बाद ही किसी ने मैन स्विच ऑन कर दिया। सब परेशान थे कि मैन स्विच बंद किसने किया था। फिर मुझे दुल्हन समझकर दादा के कमरे में बैठा दिया गया। मेरा दिल ना जाने क्यों डर से फड़फड़ा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब बहुत घबरा रही थी कि अगर मेरी पोल खुल गई तो मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उस वक्त दादा के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। दादाजी ने जब कमरे में प्रवेश होकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मुझे लगा मेरा दिल भी बंद हो गया हो। अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तब क्या होगा। यह सोच सोच कर मेरे अंदर से जान निकली हुई थी। कुछ ही देर में दादा ने मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई है, तुम उनमें से सबसे ज़्यादा कम उम्र और हसीन हो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूँगा। तुम्हें कल तलाक दिलवा कर अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। इससे पहले कि वह मेरा घूंघट उठा दे, मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है, मैं किसी और की दुल्हन हूँ। वह कहने लगे, मैं कह दूँगा कि तुम चरित्र हो, अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे।
अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा, मुझे एतराज़ नहीं, मुझे भी अपना पति पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बाखुशी रहना चाहूँगी अगर आप मेरी एक शर्त मान ले तो। वह कहने लगे, जो तुम कहोगी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने कहा, आप मेरा घूंघट उठाए बिना मुझे अपनी हर सच्चाई से आगाह कर दे तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूँगी। वह कहने लगे, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी हो जो मेरी बात बाखुशी मानते हो को तैयार हो। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में एक गलत फहमी लोगों के दिलों में डाल दूंगा कि ये लड़की चरित्रहीन है, इससे तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, और मैं कहूँगा कि मेरा दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूँ। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताओ, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। मेरी बात पर वह हंस कर बोले, ये भोले भाले बेवकूफ़ गांव के लोग हैं, ऐसे ही साधारण से इन्हें बस दिमागी तौर पर संतुष्ट कर दो तो ये नस्ल दर नस्ल एक ही बात को बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाएं। फिर वह बोले कि वह शुरू से ही सब के दिलों में अपने साफ चरित्र की दुहाई बैठा चुके थे। जब दादी जी की मौत हुई तो उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि वह अब कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्वाब में एक अच्छे जाने माने बाबा जी आने लगे हैं, जिनके अच्छे चरित्र की आत्मा उनके अंदर घुस जाती है और वह हर लड़की का चरित्र एक रात में ही जान जाते हैं। वह आत्मा स्त्री की इच्छा से भी बिल्कुल मुक्त है। औरत को बिना छुए ही एक मंत्र पढ़कर उसके चरित्र के बारे में बता देती है। लोग यह सुनकर मेरे दादाजी की बात पर यकीन करने लगे। दादाजी की औरत की हवस थी, इसलिए वो अपनी हर दिली ख्वाहिश को पूरी करवाने के लिए यह रास्ता अपनाए हुए थे। हर कुंवारी लड़की को वो रात को कह देते, तुम यह दूध पी लो और सो जाओ ताकि मैं अपना मंत्र शुरू करूं। जैसे ही वो दूध पी लेती और नशे की वजह से सो जाती तो वह अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेते और सुबह एक तोहफा उसके हाथ में रख देते, जिनमें सोने की कोई अंगूठी होती, और कहते, अगर इस डब्बे में अंगूठी निकले तो समझ जाना कि तुम अच्छे चरित्र की मालकिन हो। पहले पहले तो लड़कियां यही बात मान लेती थी, लेकिन रेखा ने दूध पीने से इनकार कर दिया था। यह बात दादा ने खुद बताई कि वह लड़की बहुत तेज थी। कहने लगी, मेरे साथ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूध हरगिज नहीं पीऊँगी। चुपचाप से जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ो, वरना तुम्हारे ढोंगी होने का शोर मचा दूँगी। दादाजी ने कहा, वह पहली लड़की थी जिससे वह डर गए थे। उसे पूरी रात गंदे काम के लिए उकसुताते रहे, पैसों और तोहफों का लालच भी देते रहे, लेकिन वह किसी तरह ना मानी। बस इतना करने पर राजी हुई कि दादाजी की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ये बात उसने कसम खा कर कही थी। उसके बाद दादाजी ने मुझे जो अपना अगला प्लान बताया तो सुनकर मेरी तो रूह ही फना हो गई। कहने लगे, तुम्हारे बाद मैं एक लड़की से शादी करूँगा, बस उसी के लिए फ़िक्रमंद हूँ कि ऐसा क्या तरीका अपनाऊँ कि लड़की चरित्रहीन भी ना कहलाई जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा, वह कौन है? कहने लगे, नीलू। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनकी सगी पोती थी और वह मुझ पर ऐसी गंदी नज़र रखते थे। मेरा तो सब बुरी नज़र तरह से चकरा कर रह गया। यह मैं क्या सुन रही थी और किसने सुन रही थी? मेरा दिल चाहा दादा का गला दबाकर उन्हें जान से ही मार डालूं। मेरे गले में गिरह पड़ने लगी थी। मैं जिस दुखी से दो चार थी
शायद मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा, चौधरी साहब, वह आपकी सगी पोती है। मेरी बात पर वह हंसने लगे, कहने लगे कि यही की सगी अनाथ है। मेरे दोनों बच्चे औलाद से वंचित थे। ये लड़की मेरी बहू और बेटे ने गोद ली हुई है। मगर जैसे ही इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे यह अच्छी लगने लगी। तब से मैंने यह सोच कर रखा कि ऐसा क्या करूं कि उसे हमेशा जेल ये अपना बना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने वह मेरी पोती है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया। लेकिन अब एक तरकीब सोच रहा हूँ, वह आजमाऊँ। सब खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर देंगे। यह सब सुनकर मेरे होश खोने लगे। कोई इतना भी घटिया हो सकता है। फिर याद आने लगा कि मेरी टीचर कहती थी कि हवस की प्यास कभी नहीं बुझती, उसे जितना पूरा करने की कोशिश करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। और पाप किसी दलदल की तरह होता है, इंसान एक बार उसमें धंस जाए तो निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। मेरे पास मोबाइल मौजूद था। दादाजी की सारी सच्चाई में रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। दादाजी मुझे देख कर दंग से रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप अच्छे चरित्र और सत्यवादी होने का लिबास पहने हुए कब से लड़कियों के साथ पाप कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे अफसोस है लोगों की बेहुदा सोच पर कि आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। दादा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लालच देने लगे पैसों का, सोने चांदी का। मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शोर मचाकर मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। वह रिकॉर्डिंग मैंने सबको सुना दी। गांव में भी यह बात आग की तरह फैल गई। दादाजी को सजाए मौत सुनाई गई। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को ख़त्म किया था और लोगों को भी यह समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे किसी की भी बातों पर आकर अपनी पाकीज़ा बेटी को किसी दरिंदे के सामने उनकी हवस का शिकार ना बनाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।